हेलो बच्चों, नमस्कार। रसायन विज्ञान की ऑनलाइन क्लास और अपने यूट्यूब चैनल विजेंद्र सर केमिस्ट्री पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, अपना रसायन विज्ञान का सरफेस केमिस्ट्री पृष्ठीय रसायन चैप्टर चल रहा था। इसकी 4 क्लासेज मैं आपको कंप्लीट करवा चुका हूँ। आज इसके अपन 5th लेक्चर के बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैंने आपको बताया था उत्प्रेरकों के बारे में। मैंने उत्प्रेरक की डेफिनेशन आपको करवा दी, टाइप ऑफ कैटेलिस्ट करवा दिया, 4 प्रकार के धनात्मक, ऋणात्मक, ऑटो और प्रेरित। फिर टाइप ऑफ कैटेलाइसिस के बारे में बात कर रहे थे, वो था 2 टाइप, समांगी और विसमांगी। समांगी में मैंने आपको बताया था, यदि किसी अभिक्रिया में उत्प्रेरक, अभिकारक और उत्पाद की भौतिक प्रावस्था सेम है तो समांगी, अगर सेम नहीं है तो विसमांगी, ऐसे बताया था। और इनके एग्जाम्पल के बारे में भी अपन ने डिस्कशन कर लिया था। इनके एग्जाम्पल के बारे में मैं आपको करवा चुका हूं। अब अपन पढ़ेंगे समांगी उत्प्रेरण का सिद्धांत। समांगी उत्प्रेरण का सिद्धांत। देखो, ये जो समांगी उत्प्रेरण का सिद्धांत है, ये माध्यमिक यौगिक सिद्धांत है। कैसा, कौन सा सिद्धांत है? इसको समझाया जाता है माध्यमिक यौगिक निर्माण द्वारा, या माध्यमिक यौगिक सिद्धांत के द्वारा इसको एक्सप्लेन किया जाता है, या फिर मैं कहूं समझाया जाता है। इसमें देखो, पहले एक माध्यमिक यौगिक बनता है। कैसे बनता है माध्यमिक यौगिक? अभिकारक उत्प्रेरक के साथ क्रिया करता है और किसका निर्माण करता है? माध्यमिक यौगिक का निर्माण करता है। वह माध्यमिक यौगिक दूसरे अभिकारक अणु के साथ क्रिया करके उत्पाद में बदल जाता है। उत्प्रेरक वहां से फिर से मुक्त हो जाता है। जैसे देखना आप यहां पर, जैसे ये कोई ए अभिकारक अणु है और ये है उत्प्रेरक। ये मान लो ये है अभिकारक और ये अक्ष है यहां पर उत्प्रेरक। ये दोनों क्रिया करते हैं और ए अक्ष, इसको कहते हैं अपन माध्यमिक यौगिक। इस माध्यमिक यौगिक का यहां पर ये निर्माण कर लेते हैं। क्लियर? अब ये माध्यमिक यौगिक ए अक्ष किसी दूसरे अभिकारक अणु के साथ क्रिया करता है और ये किस में बदल जाता है? ये तो उत्पाद में, और यहां पर अक्ष अपने को फिर से प्राप्त हो जाता है जो उत्प्रेरक था। तो इस प्रकार से माध्यमिक यौगिक के सिद्धांत में समझाया जाता है, अभिकारक पहले उत्प्रेरक के साथ क्रिया करके इंटरमीडिएट कंपाउंड या माध्यमिक यौगिक का निर्माण करता है, और माध्यमिक यौगिक किसी दूसरे अभिकारक अणु के साथ क्रिया करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है और उत्प्रेरक अपने को फिर से प्राप्त हो जाता है। यह उत्प्रेरक फिर से किसी अभिकारक अणु के साथ क्रिया करेगा, इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाएगा, वो दूसरे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये प्रोसीजर चलती रहेगी। क्लियर हुई? अब इसके अपन एग्जांपल देखते हैं। जैसे कॉन्टैक्ट मेथड में सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण या संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में ये रिएक्शन होती है, आप सभी को पता है, SO2 + ½ O2, और यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड उत्प्रेरक काम में आता है। ये सभी गैसेस फॉर्म में रहते हैं क्योंकि अपन होमोलाइटिक कैटालाइसिस पढ़ रहे हैं, समांगी उत्प्रेरण पढ़ रहे हैं SO3। ये है यहाँ पर रिएक्शंस। आप देखो इसमें कैसे माध्यमिक यौगिक का निर्माण होता है। पहले माध्यमिक यौगिक का निर्माण होगा और माध्यमिक यौगिक किस में बदल जाएगा? उत्पाद में। जैसे यहाँ पर मैं बताऊँ आपको, NO + ½ O2। ये NO ½ O2 के साथ क्रिया करके क्या बना लेगा? NO2। इसी को अपन क्या कहते हैं? माध्यमिक यौगिक। क्या कहते हैं इसको? माध्यमिक यौगिक। अब ये माध्यमिक यौगिक NO2 किसके साथ क्रिया करता है? दूसरे अभिकारक अणु के साथ क्रिया करता है। ये किस में बदल गया? ये SO3 में, प्लस अपने को उत्प्रेरक फिर से प्राप्त हो गया। क्लियर है ये बात सभी को? तो ये एग्जाम्पल मैंने किसका बताया? संपर्क विधि द्वारा जब सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करते हैं तब यह अभिक्रिया होती है H2SO4 के निर्माण में। ये रिएक्शन वहां पर होती है। तो इस प्रकार से आप बता सकते हो ये रिएक्शन होती है। अब इसको माध्यमिक यौगिक सिद्धांत के आधार पर समझाया जाता है। उत्प्रेरक पहले एक अभिकारक अणु के साथ क्रिया करके माध्यमिक यौगिक बनाता है, माध्यमिक यौगिक दूसरे अभिकारक अणु के साथ क्रिया करके उत्पाद में, और उत्प्रेरक फिर से अपने को प्राप्त हो जाता है। क्लियर है? इसी प्रकार एक एग्जाम्पल है विलियमसन ईथर संश्लेषण। कौन सा एग्जाम्पल है? दूसरा एग्जाम्पल मैं यहां पर आपको बता रहा हूं, विलियमसन
ये विषमांगी उत्प्रेरण बाद में देखेंगे अपन। विलियमसन ईथर संश्लेषण। अब देखो ये विलियमसन ईथर संश्लेषण ये अपन ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे, कार्बनिक रसायन विज्ञान में पढ़ेंगे, जो अपने आगे नेक्स्ट आएगा। उसकी रिएक्शन इसको भी किसके द्वारा समझाया जाता है? विलियमसन ईथर संश्लेषण के द्वारा समझाया जाता है। देखो इसमें रिएक्शन ये होती है CH3 CH2OH, ये एल्कोहल है H2SO4 की सांद्र की उपस्थिति में, और यहाँ पर बनता है CH3 CH2O CH2 CH3, ये बन गई यहाँ पर ईथर। अब देखो इसको कैसे समझाते हैं अपन, माध्यमिक यौगिक सिद्धांत द्वारा। CH3 CH2OH, ये एथेनॉल है या एथिल एल्कोहल, एक ही बात है, एथेनॉल भी बोल सकते हो या एथिल एल्कोहल बोल सकते हो। किसके साथ क्रिया करेगा? H2SO4 के साथ। इसका OH और इसका H निकलेगा, H2O बाहर, और यहाँ पर बन जाएगा क्या? CH3 CH2HSO4, यह है माध्यमिक यौगिक। क्या है यहाँ पर? माध्यमिक यौगिक। ये माध्यमिक यौगिक किसी दूसरे अभिकारक अणु के साथ क्रिया करेगा। देखिए आप CH3 CH2HSO4 प्लस CH3, या मैं लिख दूं HOCH2CH3, ये दूसरा अभिकारक अणु है। यहाँ पे ये दो थे ना, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? ये H2SO4 बाहर हो जाएगा, CH3 CH2O CH2CH3 प्लस H2SO4। बताओ ये ईथर बना नहीं बना यहाँ पे? और अपने को उत्प्रेरक क्या फिर से सेपरेटली प्राप्त हो गया क्या? ये H2SO4 बना है यहाँ पे, और ये ईथर अपने को फिर से क्या हो गया? सेपरेटली उत्प्रेरक फिर से अपने को प्राप्त हो गया। देखो एक अभिकारक के साथ उत्प्रेरक क्रिया करता है, अभिकारक अणु के साथ उत्प्रेरक क्रिया करके माध्यमिक यौगिक बना रहा है। क्लियर है यहाँ पे? ये माध्यमिक यौगिक ये रहा, दूसरे अभिकारक अणु के साथ क्रिया करके ये तो उत्पाद में बदल गया, उत्प्रेरक अपने को फिर से सेपरेटली प्राप्त हो गया। तो ये था माध्यमिक यौगिक का सिद्धांत। क्लियर हुई ये बात सभी को? चलो अब अपन पढ़ते हैं विषमांगी उत्प्रेरण की क्रियाविधि। ये क्लियर है? नोट्स में आपको इसी तरह से इसको क्या करना है? डिनोटेड करना है। तो इसको मैं एक बार हटा देता हूं। अब देखो विषमांगी उत्प्रेरण की क्रियाविधि को अधिशोषण के सिद्धांत द्वारा समझाया जाता है। इसका होता है विषमांगी उत्प्रेरण का अधिशोषण का सिद्धांत। ये माध्यमिक यौगिक सिद्धांत था, और इधर कौन सा होगा? विषमांगी उत्प्रेरण का अधिशोषण का सिद्धांत। अधिशोषण का सिद्धांत। देखो इसमें बताया गया है कि अभिकारक अणु जो उत्प्रेरक होते हैं वो ठोस होते हैं जनरली, और गैस या अभिकारक अणुओं को अपनी सतह पर क्या कर लेते हैं? अधिशोषित कर लेते हैं। क्या कह रहा हूं मैं? जो उत्प्रेरक होते हैं वो सॉलिड होते हैं, ठोस होते हैं, और जो गैस या अभिकारक है उनको अपनी सतह पर, उत्प्रेरकों की सतह पर सक्रिय केंद्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? एक्टिव साइट पाई जाती है, और उन सक्रिय केंद्रों पर वो जो गैसेज अभिकारक अणु होते हैं उनका अधिशोषण कर लेते हैं। क्लियर हुई ये बात? और फिर क्या करते हैं? अधिशोषित करके एक सक्रियत संकर का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? सक्रियत संकर। ये एक संकर यौगिक का, संकर यौगिक का निर्माण करते हैं, और यह संकर यौगिक
उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। किसमें परिवर्तित हो जाता है? उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। और जैसे ही उत्पाद में परिवर्तित होता है, उत्प्रेरक की सतह से उत्पाद जो होते हैं वो विशोषित होने लग जाते हैं। क्लियर हुई ये बात? ये सिद्धांत है किसका? विषमांगी उत्प्रेरण का सिद्धांत। कैसे है? उत्प्रेरक जनरली ठोस होते हैं जो गैसीय अभिकारकों को अपनी एक्टिव साइट पर अधिशोषित कर लेते हैं और फिर एक संकर यौगिक का निर्माण, सक्रिय संकर का निर्माण या एक संकर यौगिक का निर्माण करते हैं। वो संकर यौगिक उत्पाद में कन्वर्ट होता है। जैसे ही उत्पाद में कन्वर्ट होता है, उत्प्रेरकों की सतह से जो उत्पाद है उनका क्या हो जाता है? विशोषण हो जाता है। ये इसकी क्या है? मैकेनिज्म है, या फिर मैं कहूं क्या है? ये इसकी क्रियाविधि है जो इस प्रकार से क्या करती है? कार्य करती है। क्लियर हुई? तो यहां पर किसका निर्माण हो रहा है? एक सक्रिय संकर का। एक सक्रिय संकर यहां पर बन रहा है। अब देखो ये चीज सभी समझ गए, इसको अपन बिंदुओं द्वारा समझते हैं। एक बार फिर से मैं ये चीज बोल रहा हूं, जो उत्प्रेरक हैं वो जनरली क्या है? ठोस, और जो क्रियाकारक हैं वो जनरली क्या है? गैसेज फॉर्म में। तो इस ठोस की सतह पर ये गैसें क्या हो जाएगी? अधिशोषित। ठीक है, क्या हो जाएगी? अधिशोषित। अब ये अधिशोषित हो जाएगी, तो ये अधिशोषित होने के बाद में किस में कन्वर्ट हो जाएगी? सक्रिय संकर में। और ये सक्रिय संकर किस में बदल जाएगा? प्रोडक्ट में। जैसे ये सक्रिय संकर प्रोडक्ट में बदलेगा तो उत्प्रेरक की सतह से ये जो प्रोडक्ट है इनका विशोषण शुरू हो जाएगा, ये हट जाएंगे और उत्प्रेरक अलग हो जाएगा। ठीक है, अब वह उत्प्रेरक फिर से किसी दूसरे अभिकारक अणु को अधिशोषित करेगा, सक्रिय संकर बनाएगा, वो उत्पाद में बदलेगा और वहां से उत्प्रेरक की सतह से उत्पाद विशोषित हो जाएंगे। क्लियर? उत्प्रेरक मुक्त फिर से अभिकारक अणुओं को अधिशोषित करेगा, सक्रिय संकर बनाएगा, वो उत्पाद में बदलेंगे और उत्पाद के अणु उत्प्रेरक की सतह से विशोषित होंगे। उत्प्रेरक मुक्त हो गया, फिर से यही प्रोसीजर, फिर से यही प्रोसीजर, फिर से यही प्रोसीजर। बताओ ये बात क्लियर हुई सभी को? अब देखो इसमें अपन क्या पढ़ रहे हैं। पहला बिंदु मैं आपको बताऊं कि एक उत्प्रेरक अणु बहुत से अभिकारक अणुओं को उत्पाद में बदलता है। अर्थात मेरा कहने का मतलब यह है कि उत्प्रेरक के सक्रिय केंद्रों पर अभिकारक अणु अधिशोषित होते हैं और जैसे ही उत्पाद में बदलते हैं वो विशोषित हो जाते हैं। फिर से उत्प्रेरक यही प्रोसीजर चलती रहती है, यानी एक उत्प्रेरक पर अधिशोषित और विशोषित की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। अतः एक उत्प्रेरक बहुत सारे अभिकारकों को उत्पाद में परिवर्तित कर देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अभिक्रिया के दौरान उत्प्रेरक की बहुत ही कम मात्रा की या फिर मैं कहूं सूक्ष्म मात्रा की आवश्यकता होती है। क्लियर हुई ये बात सभी को? तो यहां से क्या निष्कर्ष निकला? उत्प्रेरक की अपने को सूक्ष्म मात्रा की आवश्यकता होती है। आवश्यकता होती है। क्यों होती है? प्रोसीजर मैंने ये बता दिया आपको। दूसरी चीज, अगर उत्प्रेरक की सतह पर अधिशोषण और विशोषण की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, इससे उत्प्रेरक के संगठन में और द्रव्यमान में नो चेंज या कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्लियर हुई? उत्प्रेरक क्या रहते हैं? अपरिवर्तित रहते हैं। ओके। तीसरी बात यहां पर मैं कह रहा हूं, ठोस उत्प्रेरक की सतह पर अभिकारक अणु अधिशोषित होते हैं। जैसे कोई ठोस उत्प्रेरक है, इसके जो सक्रिय केंद्र हैं वहां पर अभिकारक अणु क्या होते हैं? अधिशोषित होते हैं। तो अधिशोषित होने पर तो यहां पर क्या बनेंगे? ये बॉन्ड बंद बनेंगे और बंद बनने पर क्या होती है? ऊर्जा मुक्त होती है। क्या होती है? ऊर्जा मुक्त। और यह मुक्त हुई ऊर्जा कौन सी ऊर्जा की पूर्ति कर देती है? यह ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा की पूर्ति कर देती है। इसलिए बाहर से सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता क्या होगी? कम।
मान लो एक अभिक्रिया को संपन्न हो अभिकारक को उत्पाद में जाने के लिए 10 किलो जूल ऊर्जा चाहिए। ये बंद बनने पर मान लो 8 किलो जूल मुक्त हो गई, तो अब बाहर से अपने को कितनी देनी पड़ेगी? 2 ही तो देनी पड़ेगी ना। तो बताओ इस प्रकार से ये उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएंगे? मतलब सक्रियण ऊर्जा की क्या कर देते हैं? पूर्ति। क्या कर देते हैं? सक्रियण ऊर्जा की पूर्ति कर देते हैं। कैसे कर देते हैं सक्रियण ऊर्जा की पूर्ति? जब ठोस उत्प्रेरक के सक्रिय केंद्रों पर अभिकारक अणु अधिशोषित होते हैं अर्थात रासायनिक बंध बनाते हैं तो ऊर्जा मुक्त होती है, वही ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा के रूप में काम में आ जाती है। तो बाहर से सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता क्या होगी? कम। इस कारण अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। आगे वाली चीज, एक होते हैं उत्प्रेरक वर्धक। देखो उत्प्रेरक वर्धक क्या होते हैं? ये वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो उत्प्रेरकों की सतह पर जुड़ करके उनके सक्रिय केंद्रों की संख्या में वृद्धि कर देते हैं। क्या कर देते हैं? सक्रिय केंद्रों की संख्या में, सक्रिय केंद्रों की संख्या बढ़ा देते हैं। अब आप समझ गए होंगे सक्रिय केंद्रों की संख्या बढ़ा देने पर अभिक्रिया के वेग में क्या हो जाएगी? वृद्धि, यानी उत्प्रेरक की क्रियाशीलता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, जिससे अभिक्रिया का वेग भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये चीज भी आप सभी को क्या रहनी चाहिए? क्लियर रहनी चाहिए। एक है उत्प्रेरक विष। उत्प्रेरक विष। अब देखो ये जो उत्प्रेरक विष होते हैं इनकी संरचना अभिकारकों के समान ही होती है और उत्प्रेरक की सतह पर क्या हो जाते हैं? अधिशोषित हो जाते हैं और उनकी जो सक्रिय केंद्र हैं उनको क्या कर देते हैं? खराब कर देते हैं, या फिर मैं कहूं नष्ट कर देते हैं, या फिर मैं कहूं अवरोधित कर देते हैं। फिर उनके ऊपर कोई अन्य अभिकारक अणु अधिशोषित नहीं होता है। ऐसे पदार्थ क्या कर लेते हैं? उत्प्रेरक विष, यानी सक्रिय केंद्रों की संख्या को अवरुद्ध करते हैं, कम करते हैं, घटा देते हैं, या सक्रिय केंद्रों को अवरोधित कर देते हैं, यानी सक्रिय केंद्रों पर दृढ़ता से बंध जाते हैं या बॉन्डिंग कर लेते हैं। कौन? उत्प्रेरक विष। तो ये सक्रिय केंद्रों पर, ये थी विषमांगी उत्प्रेरण का अधिशोषण का सिद्धांत था। और इधर पहले बताया मैंने समांगी उत्प्रेरण का अधिशोषण का सिद्धांत। इसमें कुछ कमियां थी, उन कमियों को इस सिद्धांत में कंप्लीट करा गया, या फिर मैं कहूं जो विषमांगी उत्प्रेरण का सिद्धांत था उसमें उस कमियों को बताया गया। अब देखो अपन ये कमियां, 2-3 कमियां देख लेते हैं। एक तो विषमांगी उत्प्रेरण की क्रियाविधि नहीं बताई थी इसमें, समांगी में विषमांगी उत्प्रेरण की क्रियाविधि के बारे में नहीं बताया गया। उत्प्रेरक वर्धक के बारे में नहीं बताया गया, बताया था क्या? और अपने को किसके बारे में नहीं बताया गया? उत्प्रेरक विष के बारे में भी नहीं बताया गया, और सक्रिय केंद्रों के बारे में भी यहां पर नहीं बताया गया। सक्रिय केंद्रों के बारे में भी यहां पर कोई जानकारी नहीं दी गई। ये थी इसकी कमियां। इन कमियों को इस सिद्धांत में सुधारा गया। तो ध्यान रखना, ये कौन से किसकी कमी है? समांगी उत्प्रेरण माध्यमिक यौगिक का सिद्धांत था उसकी थी ये कमियां। तो इस प्रकार से ये उत्प्रेरक आपका जो टॉपिक था वो हो गया है कंप्लीट। अब अपन पढ़ेंगे एंजाइम उत्प्रेरण। क्लियर है ये सभी को? अब पढ़ते हैं अपन एंजाइम उत्प्रेरण। एंजाइम कैटालाइसिस। सबसे पहले बात करें अपन एंजाइम कहते किसे हैं? एंजाइम होते क्या है, या फिर मैं कहूं एंजाइम कहते किसे हैं? देखो एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम वे रासायनिक पदार्थ या फिर मैं कहूं नाइट्रोजन युक्त प्रोटीनीय अणु होते हैं और उच्च अणुभार वाले होते हैं। इसकी परिभाषा आपको ऐसे ही देनी है, नाइट्रोजन युक्त उच्च अणुभार वाले
प्रोटीन अणु होते हैं जो कि पौधों एवं जंतुओं में संपन्न होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं इसलिए इन्हें जैव रासायनिक उत्प्रेरक तथा यह क्रियाविधि जैव रासायनिक उत्प्रेरण कहलाती है। एंजाइम की परिभाषा पूछे, एंजाइम की परिभाषा यहां पर भी है और अगले नेक्स्ट चैप्टर में भी आएगी। इनका व्यास होता है 10 से लेकर 100 नैनोमीटर। एंजाइम की परिभाषा चाहे आपको यहां पर पूछे, चाहे आगे वाले चैप्टर में जो जैव अणु आएगा उसमें पूछी जाएगी, यही अपने को क्या करनी है, लिखनी है। क्लियर हुई ये बात सभी को? तो नाइट्रोजन युक्त उच्च अणुभार वाले प्रोटीन अणु होते हैं जो सजीवों में, दैट मीन्स प्लांट्स एंड एनिमल, उनमें जो जैव रासायनिक बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है, कौन सी रिएक्शंस, जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होने वाली, जैव रासायनिक अभिक्रियाएं, कौन सी, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। तो इसी कारण इनको क्या कहते हैं, जैव रासायनिक उत्प्रेरक, और इनकी जो मैकेनिज्म है वो क्या कहलाती है, जैव रासायनिक उत्प्रेरण कहलाती है। ये जो डेफिनेशन है वही अपने को एंजाइम की ध्यान रखनी है। अब अपन कुछ एक एंजाइमों के अपन एग्जाम्पल देखेंगे, कुछ महत्वपूर्ण एंजाइम। देखो जाइमेज एंजाइम है वो ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6। इसको कौन सा एंजाइम, जाइमेज एंजाइम। इथेनॉल C2H5OH प्लस CO2 इसमें उत्प्रेरित, इसमें बदल देता है। तो जाइमेज एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल और CO2 में, ये क्या है, ग्लूकोज, ये क्या है, एथेनॉल, और ये कार्बन डाइऑक्साइड। तो जाइमेज एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल और CO2 में परिवर्तित कर देता है। क्लियर हुई ये बात सभी को? दूसरा है सोयाबीन में पाया जाने वाला यूरिएज एंजाइम, कौन सा, सोयाबीन में पाया जाने वाला यूरिएज एंजाइम। सोयाबीन में पाए जाने वाला यूरिएज एंजाइम यूरिया का जल अपघटन कर देता है। यूरिया का जल अपघटन किसमें करता है, अमोनिया और CO2 में। कौन सा एंजाइम, यूरिएज एंजाइम। यूरिया का जल अपघटन कर देता है किसमें, अमोनिया और CO2 में। क्लियर हुई? पहला जाइमेज एंजाइम, दूसरा यूरिएज एंजाइम। तीसरे एंजाइम की अपन बात करते हैं, जैसे इन्वर्टेज एंजाइम है, या फिर बाद में किसी दूसरे एंजाइम की बात कर लेते हैं अपन, माइकोडर्मा एसिटाई, CH3CH2OH प्लस
H2O, सॉरी O2। कौन सा एंजाइम है? माइकोडर्मा एसिटाई। ये क्या कर देता है? इसका ऑक्सीकरण कर देता है किसमें? एसिड में, CH3COOH। क्या है ये? एसिड। ये क्या था? एल्कोहल। एल्कोहल का ऑक्सीकरण किस में कर दिया? यहाँ पे एसिड में कर दिया। तो अपने को ध्यान रखना, जो माइकोडर्मा एसिटाई है वो क्या कर देता है? ऑक्सीकरण। किसका ऑक्सीकरण करता है? एल्कोहल का। किसमें? एसिड में। ये क्या है? एल्कोहल, एथेनॉल, और ये क्या है? एसिडिक अम्ल है, और प्लस H2O। आगे वाला एंजाइम देखें, जैसे स्टार्च को माल्टोज में, डायस्टेज एंजाइम स्टार्च को ये एमाइलेज एंजाइम स्टार्च को किस में बदल देता है? ग्लूकोज में। और स्टार्च को शर्करा में बदलने वाला एंजाइम ये है टाइलिन एंजाइम। ये लार में या थूक में पाए जाते हैं दोनों एंजाइम। कहाँ पर पाए जाते हैं? लार की बात करें या फिर किस में? थूक में पाए जाते हैं। एक लैक्टोज एंजाइम होता है, उसको बेसिकली अपन क्या बोलते हैं? लैक्टिक बेसिलाई। ये दूध को दही में बदल देता है। कौन सा एंजाइम? लैक्टिक बेसिलाई। इन्वर्टेज एंजाइम जो होता है वो सुक्रोज को किस में बदल देता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। कौन सा एंजाइम? इन्वर्टेज एंजाइम। यहां पर लिख रहा हूं, इन्वर्टेज एंजाइम। किसको? सुक्रोज को जल अपघटित कर देता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। ये एंजाइम अपने को ध्यान रखने, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और ये 8। ये 8 एग्जाम्पल्स जो एंजाइम हैं वो सभी एंजाइम अपने को क्या रखने हैं? ध्यान में रखने हैं। क्लियर है ये बात सभी को? तो ये 8 एंजाइमों के बारे में अपने को, ये एंजाइम अपने बार बार काम में भी आते रहेंगे। आगे भी जो रिएक्शन पढ़ेंगे उनमें ये काम में आएंगे। क्लियर है? अब अपन चलते हैं नेक्स्ट की ओर। एंजाइमों के गुणधर्मों के बारे में अब अपन पढ़ेंगे। एंजाइम उत्प्रेरकों के क्या क्या गुणधर्म होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो ये सभी एग्जाम्पल है, अपने को ध्यान रखने हैं। एंजाइम उत्प्रेरकों के गुणधर्म। देखो, जनरल गुणधर्म जो अपन ने पढ़ लिए वही हैं। सर्वाधिक प्रभावी, एक एंजाइम अणु लगभग 1 लाख अणुओं को, अभिकारक अणुओं को किसमें कन्वर्ट कर देता है? उत्पाद में बदल देता है। इसका मतलब क्या है? सर्वाधिक प्रभावी है। सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता, अभी यहां पर बताया एक एंजाइम 1 लाख अभिकारक अणुओं को उत्पाद में कन्वर्ट कर देता है। इसका मतलब तो ये यहां पर यही हुआ कि ये अभिक्रिया में बहुत ही कम मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है, अर्थात सूक्ष्म मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है। विशिष्ट प्रकृति, एक कोई एंजाइम है वो एक विशेष अभिक्रिया को ही उत्प्रेरित करेगा, वो दूसरी अभिक्रिया पर कार्य नहीं करेगा। जैसे यूरिएज एंजाइम यूरिया का ही जल अपघटन करेगा। क्या कह रहा हूं? अमोनिया और CO2 में
वो ग्लूकोज पर क्रिया नहीं करेगा। ग्लूकोज पर तो कौन करेगा, जाइमेज एंजाइम है, ग्लूकोज को इथेनॉल CO2 में बदल रहा था ना, तो ये जो जाइमेज एंजाइम है यही बदलेगा, यहां पर यूरिएज एंजाइम काम नहीं करेगा। तो ये जो जाइमेज एंजाइम है ये ग्लूकोज को इथेनॉल और CO2 में यही बदलेगा, इसी अभिक्रिया पर ये कार्य करेगा। तो इसके लिए विशिष्ट हो गया क्या, जैसे ये जो सोयाबीन में पाया जाने वाला ये एंजाइम है ना, जो यूरिया का जल अपघटन करता है अमोनिया और CO2 में, ये उसी रिएक्शन पर क्रिया करेगा, दूसरी पर क्रिया नहीं करेगा, उसके लिए विशिष्ट हो गया। इसका मतलब इनकी प्रकृति क्या होती है, विशिष्ट होती है। अनुकूलतम ताप और अनुकूलतम pH। ताप और pH, वह ताप जिस पर एंजाइम की क्रियाविधि या सक्रियता सर्वाधिक होती है उस एंजाइम का अनुकूलतम ताप कहलाता है, जो होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। और वह pH जहां पर एंजाइम की क्रियाशीलता सर्वाधिक होती है वह क्या कहलाती है, अनुकूलतम pH कहलाती है। और वह लगभग कितनी होती है, 7 होती है। तो वह pH एवं ताप जहां पर एंजाइम की एक्टिविटी या क्रियाशीलता क्या रहती है, सर्वाधिक रहती है, उसी को क्या कहेंगे, अनुकूलतम ताप और अनुकूलतम pH। ये 25 से 35 या 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है और ये pH कितनी रहती है, लगभग 7 रहती है। आगे वाली बात है कोलाइडी प्रकृति। आपको फिलहाल यहां पर ये ध्यान रखना है एंजाइमों की प्रकृति कैसी होती है, कोलाइडी प्रकृति। ये एक अवस्था का नाम है, इसके बाद में आगे नेक्स्ट अपन कोलाइड जो अपना पोर्शन बचा है उसमें इनके बारे में पढ़ेंगे, कोलाइडी प्रकृति के बारे में। अब दो चीजें हैं, एक तो एंजाइम वर्धक और एक है एंजाइम विष। ये तो सक्रिय केंद्रों की संख्या में बढ़ा देते हैं और एंजाइमों की क्रियाशीलता बढ़ा देते हैं, और ये सक्रिय केंद्रों की संख्या को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, अर्थात उनकी क्रियाशीलता को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। ये दो एग्जाम्पल हैं, क्लियर है। ये है जैसे Mn2+, Fe2+, कोबाल्ट 3+ और जिंक 2+। ये सभी के सभी जो धातु आयन है वो एंजाइम वर्धक की तरह कार्य करते हैं। किसकी तरह कार्य करते हैं, एंजाइम वर्धक की। एंजाइमों के साथ जुड़ते हैं और उनकी क्रियाशीलता की बात करूं या फिर मैं उनकी क्या बात करूं, उनकी सक्रिय केंद्रों की संख्या में क्या कर देते हैं, इजाफा कर देते हैं, या फिर मैं कहूं क्या कर देते हैं, उनकी संख्या को बढ़ा देते हैं। इस कारण इनको सभी को अपन क्या कह देते हैं, एंजाइम वर्धक कह देते हैं। तो ये सभी के सभी क्या है, एंजाइम वर्धक होते हैं। इनको अपन क्या कह देते हैं, सह एंजाइम भी कह देते हैं। तो ये एंजाइम वर्धक है और ये नीचे वाले कुछ क्या है, एंजाइम विष हैं। तो ये है एंजाइम उत्प्रेरकों के गुणधर्म, सर्वाधिक सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता, विशिष्ट प्रकृति, अनुकूलतम ताप, pH, कोलाइडी प्रकृति, वर्धक, क्रियाशीलता बढ़ाएंगे, विष घटाएंगे। ये एग्जाम्पल अपने को ध्यान यहाँ पर रखने हैं सभी को। क्लियर हुई ये बात सभी को। अब अपन एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि के बारे में पढ़ेंगे। एंजाइम उत्प्रेरण की जो क्रियाविधि है वो क्या होती है, यहाँ पर ये Fe3+ में रहेगा। एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि को ताला-चाबी सिद्धांत द्वारा समझाया जाता है। किसके द्वारा समझाया जाता है, ताला-चाबी सिद्धांत द्वारा। एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि को किसके द्वारा समझाते हैं, ताला-चाबी सिद्धांत के द्वारा समझाते हैं। इस सिद्धांत में यह बताता है कि एंजाइम जो होता है वो किसी क्रियाधार के साथ क्रिया करता है और किसका निर्माण करता है, एंजाइम क्रियाधार संकुल। ये एंजाइम
क्रियाधार संकुल है वो किस में बदल जाता है? एंजाइम उत्पाद संकुल। और इस एंजाइम उत्पाद संकुल से क्या हो जाता है? उत्पाद अलग हो जाता है और जो एंजाइम होता है वो एंजाइम क्या हो जाता है? यहाँ से फिर से पृथक हो जाता है। तो इस प्रकार से ये एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि को क्या करा जाता है? समझाया जाता है। क्लियर हुई ये बात? जैसे एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ क्रिया करके क्या बनाता है? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स या संकुल। और ये एंजाइम सबस्ट्रेट किस में बदल जाता है? एंजाइम प्रोडक्ट में। और ये एंजाइम प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट अलग और ये एंजाइम अलग हो जाता है। तो इस प्रकार से ये तालाचाबी सिद्धांत द्वारा किसकी क्रियाविधि समझाई जाती है? एंजाइम उत्प्रेरक की क्रियाविधि को समझाया जाता है। और यह एंजाइम फिर से क्रियाधार के साथ क्रिया करने के लिए क्या हो जाता है? मुक्त हो जाता है। क्लियर हुई ये बात सभी को? जैसे यहां पर मैं बताऊं, ये इस प्रकार से रहती है इनकी संरचना। ये जैसे एंजाइम है और ये क्रियाधार है। ये दोनों क्रिया करके क्या बनाएंगे? इसको मैं रेड से बना देता हूं। ये क्या है? एंजाइम क्रियाधार संकुल। ये एंजाइम क्रियाधार संकुल किस में बदल जाएगा? एंजाइम उत्पाद संकुल में। फिर एंजाइम उत्पाद संकुल से एंजाइम अलग हो जाएगा और उत्पाद अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज ये एंजाइम का भी जो पोर्शन था वो आपको मैंने कंप्लीट करवा दिया है। अब इससे नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे जियोलाइट के बारे में। क्या होते हैं जियोलाइट, उनके बारे में, और कोलाइट के बारे में अपन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। तो ये सभी को देख करके आना है वीडियो कंप्लीटली और नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। थैंक यू।